Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक कंपनी के ऊपर। यहाँ आपको पिक्चर्स से कुछ चीज़ें तो जो नज़र आ रही होंगी बट क्लियर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कंपनी करती क्या है, जिनको नहीं पता होगा। बाकी जिनको पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी और क्या करती है, किस तरीके से ये अपने जो बिज़नेस है उसमें कैटर करती है। उसके बाद देखेंगे इनके फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे हैं। देन इसके लेवल्स एंड टारगेट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर बात करें इस कंपनी के बिज़नेस के ऊपर, तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के जो बिज़नेस रहे हैं वो आपके इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे हैं। वो भी एज ए मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर के तौर पे ये काम करते हैं। और जहां ये प्रोवाइड करते हैं ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके फूड्स कलरिंग के बेसिस पे। उसके बाद प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स और अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। और ये अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब बात करें अगर इसके जो 50 ईयर्स ऑफ जर्नी रहे हैं इस कंपनी के, उसके ऊपर बात करें तो 1970 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी एज अ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के नाम पे। और ये पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं लेट श्री रमेश शाह के थ्रू और साथ ही साथ श्री प्रकाश कामत के थ्रू। 1973 में इन्होंने फर्स्ट फूड एडिटिव्स फैसिलिटीज़ अपने ओपन किए थे डोंबिवली में। उसके बाद इन्होंने सेकंड फैसिलिटी इन्होंने अपना सेटअप किया था 1988 में अंबरनाथ में। देन आप देखेंगे 2001 में इन्होंने अपने दूसरे फैसिलिटीज़ ओपन किए थे जो कि बदलापुर में है अगस्त 2001 में। 2002 की बात करें तो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था एक और कंपनी जो कि आप देख सकते हैं, कंपनी अंडर द नेम ऑफ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ जो कि मुंबई में। उसके बाद इन्होंने अपने इस्टेब्लिश किए थे R&D सेंटर्स इन नवी मुंबई 2005 में। देन इन्होंने 2006 में अपने जो आप कह सकते हैं जो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा इन्होंने और बढ़ाया था जो इन्होंने अंबरनाथ में ओपन किया था। उसके बाद इन्होंने और जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड किया था, वो भी अंबरनाथ में 2008 से लेके 2012 के बीच में। उसके बाद इन्होंने 2014 में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर में साइन किया था जहाँ पे नीदरलैंड्स बेस्ड बेकरी प्री मिक्स मैन्युफैक्चरर है जीलैंड इंडिया के नाम से। तो यहाँ पे इन्होंने अपने जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट किए हैं। उसके बाद 2015 में बात करें तो इन्होंने और ज़्यादा एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था अंबरनाथ फैसिलिटीज़ में। और उसके बाद आप देखेंगे 2017 की बात करते हैं तो इन्होंने अपने फाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उनको इन्होंने और बढ़ाया था। और उसके बाद 2018 से 2020 के बीच की बात करें तो इन्होंने अपने जो है IPO के थ्रू मार्केट में अपने जो आप कह सकते हैं कि डेब्यू भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें तो इनके पास वाइड प्रोडक्ट रेंज आपको देखने को मिलेंगे जो कि है 450 प्लस प्रोडक्ट्स। उसके बाद इनके पास डाइवर्स कस्टमर बेस रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर्स इनके निकल के आते हैं 800 प्लस के आसपास। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल्स जो है वो है 180 प्लस। और इनके इन हाउस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो है आपके 1 लाख टन पर एनम के आसपास। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 70 प्लस कंट्रीज़ में आपको इनके प्रेजेंस देखने को मिलेंगे। और ये एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स हैं इंडिया में और स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहे हैं ग्लोबल बेसिस पे। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इनके पास 700 प्लस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है जिसमें से आपको 15% वुमेन एम्प्लॉयज़ है। 8% एम्प्लॉयज़ जो है वो अभी जिन्होंने 25 ईयर्स की जर्नी जो है वो कंप्लीट किया इस कंपनी के साथ। और 15 प्लस वो हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रहे हैं। अब बात करें अगर इनके डाइवर्स कस्टमर बेस के ऊपर तो 70 कंट्रीज़ में इनके आपने देखा ही है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 180 प्लस रहे हैं। डायरेक्ट कस्टमर्स भी हमने देखे हैं। प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ रहे हैं वो हमने देखे हैं। एंड यूज़र आप देख सकते हैं 5000 प्लस है। और वेयर हाउस जो है इनके USA एंड यूरोप में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय है। तो
इसमें आपको 45% एनालिस्ट होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं करंटली, उसके बाद 33% एनालिस्ट आपको बाई की रेटिंग दे रहे हैं एंड 22% सेल की रेटिंग दे रहे हैं। बट आपको खुद से रिसर्च एनालिसिस करना है और साथ ही अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करना है अगर आपके कोई पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी के जो वैल्यूएशंस रहे हैं वो किस तरीके से हैं। तो कंपनी आपको 0.32% के आसपास डिविडेंड यील्ड देती है। उसके बाद ईपीएस की बात करें तो 41.62 के लगभग है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी के मुकाबले अगर हम लोग देखें, जो स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ओवर वैल्यूड प्राइस पे आपको मिलने वाला है। बट कंपनी के अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के या फिर बिजनेस पोर्टफोलियोज़ के ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो बिज़नेस रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन बिज़नेस है। उसके बाद बात करें डिलीवरेबल्स की तो 64% की डिलीवरी भी आज के दिन आपको इसमें होती हुई दिखी है। बाकी बिज़नेस जो ऐसे बिज़नेस है जो कि आपके काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ को ये कैटर करते हैं और इनके जो स्पेशलिटी एडिटिव्स हैं वो आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। जो स्पेशलिटी एडिटिव्स है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में किसी ना किसी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए ही जाते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी के बिज़नेस पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने रिटर्न्स किस तरीके के दिए हैं। तो 36% के रिटर्न्स रहे हैं इस 1 ईयर में, 2 ईयर्स में 105, 3 ईयर्स में 215। तो जो भी रिटर्न्स हैं वो आपके अच्छे ही रिटर्न्स के नंबर्स नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें जो ऑन एन एवरेज है वो आपके 322% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो आपको क्वार्टर बेसिस पे जो सेल्स के नंबर्स रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहां हम लोग सितंबर 20 से लेके जून 21 तक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको बीच में डिप देखने को मिला था दिसंबर 20 के नंबर्स में, उसके बाद आपको अगेन ये बढ़ते हुए नंबर्स दिखे हैं और अगेन आपको ये देख सकते हैं आप कि सितंबर 20 में जितने इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स निकल के आए थे वही आपको जून 21 में भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए ही दिखे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इनके जो ईयरली बेसिस के रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके हैं। तो यहाँ आपको 2020 के नंबर्स डिप में देखने को मिलेंगे बेशक, बट उसके बाद मार्च 21 में ये अगेन जो सेल्स के नंबर्स थे वो आपको बढ़िया बनते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स आपको टिल मार्च 20 तक अच्छे दिख रहे थे, बट इस मार्च 21 में अगर इस साल की बात करें तो ये 198 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो सेम सिनेरियो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि एक डिप ज़रूर देखने को मिल रहा है इस साल में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो किस तरीके के निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ येलो जो रेड लाइन है वो आपके प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स हैं, जो कि इस साल आपको इस एक साल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिले हैं। बाकी सेल्स ग्रोथ के ऊपर बात करें तो ये नंबर्स आपको घटते हुए दिखे हैं, बट फिर भी ठीक ठाक से नंबर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं जो परसेंटेज हैं। उसके बाद ROE एंड ROCE के ऊपर बात करें तो ये आपके क्राइटेरिया से अबव ही हुआ करते थे इस 5 साल से लेके 3 साल के अंदर, बट इस एक साल की बात करें तो आपको जो ROCE के नंबर है वो 20% फिर भी देखने को मिल रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अच्छा है। बट यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं ROE की तो ROE आपको 17% के आसपास नज़र आ रहा है। तो ठीक है, 15 to 20% हम इसको अच्छा ही मानते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छा है, बट एटलीस्ट 20% से अबव हो तो उसको हम काफ़ी बढ़िया कह सकते थे। अब उसके बाद यहाँ देख लेते हैं जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो क्या है, 0.12 के आसपास है। कंपनी की बात करें कंपनी एसेंशियल्स की तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कंपनी के ऊपर डेट है वो है आपके 89.17 करोड़ के लगभग। कैश की बात करें तो 261.18 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलेंगे जो कि है 75% के लगभग। और DIIs के होल्डिंग की बात करें तो ये जहां आपको सितंबर 20 में 14.85% के आसपास नज़र आ रहे थे वो आपको अब घटते हुए दिख रहे हैं 11.41 के आसपास। उसके बाद FII की बात करें तो FII ने अपने नंबर्स जो हैं बीच में पहले बढ़ाए थे फिर घटाते हुए दिखे हैं, एंड अगेन आपको ये अपने नंबर्स जो रहे हैं जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ाते हुए दिखे जो कि है 6.89 एंड सेम विथ पब्लिक ने भी अपने जो होल्डिंग्स हैं वो आपको बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ पे बात करते हैं प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर। तो प्रमोटर्स के ऊपर आपको किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक और अच्छी चीज़ इस कंपनी के साथ जुड़ जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 3% के आसपास के इन्वेस्टमेंट्स हैं। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2.31% के आसपास ये इन्वेस्टमेंट है। थर्ड वन इज़ फ्रॉम एडल्विस रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1.60। एंड फोर्थ वन इज़ यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1.30% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके चार्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप ओपन कराना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शेयर आपको एक आप कह सकते हैं कि अप मूव दिखाने के बाद ये आपको हर बार सपोर्ट लेता हुआ दिखता है अपने येलो लाइन के लगभग, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। बट इसी तरीके से आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला है, जो कि ये प्राइस जहाँ पे 1529 के आसपास मार्च में आपको ट्रेड करता हुआ दिखा था, उसके बाद ये आपको 3598 या आप कह सकते हैं कि ये 3600 के आसपास आपको जाता हुआ भी दिखा है। उस बीच में काफ़ी बार आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेने की कोशिश येलो लाइन पे आपको करता हुआ दिखा है, बट उसके बावजूद भी ये आपको अप ट्रेंड में ही बना हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो हम लोग देख लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये अपने ऑलमोस्ट 200 डे के आसपास आपको आता हुआ दिखा था और यहाँ से आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक तो ये कि आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, ताकि एक स्विंग में आपको एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी बने। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको अगर होल्ड करना ही है तो आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इसके जो रिटर्न्स आपने देखे हैं 3 ईयर्स में ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे थे। तो उसके बेसिस पे अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनता हुआ दिख सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होल्ड करें या मिड टू लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर एंट्री के लिए कौन से जगह इसमें अभी सही है, तो आप देख सकते हैं जो स्विंग था, जो हमने वीकली बेसिस पे भी देखा है, तो ऑलरेडी ये एक स्विंग आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। ये आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पे ये आपके 3600 के रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है, बिकॉज जहाँ पे ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखेंगे आप कि एक टाइम पे यहाँ पे इसने कोशिश तो की थी, बट उसके बाद आपको सेकेंड टाइम अभी वापस से कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में ये 3600 को ब्रेक भी कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वहाँ से एक बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखता है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आती है, तो आप वो नज़र बनाए रख सकते हैं कि वहाँ से आपको अगर कोई भी डिप में ये मिल जाए तो वेल एंड गुड होगा कि आप वहाँ से इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से एंट्री ले सकते हैं। बिकॉज़ अभी जो प्राइस इसका आप देख सकते हैं कि 3468 के आसपास है, तो आपको आने वाले टाइम में अपने रेजिस्टेंस के आसपास एक बार कोशिश ज़रूर कर सकता है, बट मे भी वहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो वो हमें अभी रिस्क नहीं है। अगर आपको लेना है, अपने रिस्क को थोड़ा सा कम करना है, तो आप एक बार ये नीचे के स्विंग आने दीजिए, आप वहाँ पे आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ जो आज के जो कैंडल रहे हैं उसके बेसिस पे अगर देखें तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, बट रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है, तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा चाहें तो आप वेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ही आप अपने जो डिसीजंस है वो बना सकते हैं। बाकी ये टोटल आपका कॉल होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने अगर वीडियो में जो चीज़ बताई है वो ही आपको करना है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको खुद से भी रिसर्च करना है, खुद से भी एक बार आपको चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से हमें हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से बेहतरीन हो सकती है। तो उसी बेसिस पे आप अपने जो डिसीजंस है वो बनाएं। सिर्फ किसी के कहने पे या फिर सिर्फ किसी के यूट्यूब चैनल के वीडियोस देख लेने से नहीं होता, आपको खुद भी उसमें एनालिसिस एंड जो रिसर्च है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप जो डिसीजंस बनाएंगे वो आपके लिए ही बेहतरीन होगा। बाकी हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। बाकी अगर हम लोग
जो देख रहे थे कि अगर ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है तो 3200 के आसपास अगर आपको ये मिल जाए, या फिर 3100 के आसपास, 3150 के आसपास आपको मिल जाए, तो ये सारे आप जो सपोर्ट है यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर डिप में मिलता है तो वेल एंड गुड होगा आप सभी के लिए कि आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।